Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I welcome you to the class. Today the topic of discussion is assets. Assets को हम जो है थोड़ा सा पहले टच दे आए थे स्टार्ट में, जब हमने इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस का या इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को किया था। उस वक़्त एसेट्स को हमने थोड़ा सा टच दिया। आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ मज़ीद इसकी टाइप्स के साथ देखेंगे। तो एसेट्स की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल, what are assets? So the assets are items which your company owns that can provide future benefit. Assets are the properties or resources owned by an enterprise which help them to generate revenue, which help them to earn revenue in the future, or anything which have some economical value or which can be converted into cash is called an asset. For example, asset include cash and equivalents, accounts receivable, inventory, investments, PPE, etc. तो एसेट्स जो है ये हमारी वो चीज़ें हैं विच द कंपनी ओन्स, जो कंपनी का हिस्सा है, जो कंपनी के अपनी चीज़ें हैं जो उसे फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। एसेट्स की कोई ना कोई इकोनॉमिकल वैल्यू होती है और ये कंपनी की वो प्रॉपर्टी और रिसोर्सेज हैं जिनकी बुनियाद पे कंपनी जो है आने वाले फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करती है। इन्हीं की हेल्प से रेवेन्यू जनरेट करती है। तो इनकी इकोनॉमिकल वैल्यू होती है जिसकी वजह से एसेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। एंड एग्जांपल्स में आप देखते हैं कि हमारे पास जो एसेट्स हैं उनमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कैश आ जाता है। कैश भी हमारा एक एसेट है, हमारा एक असासा है। इसके साथ कैश रिलेटेड जितने भी हमारे पास सर्टिफिकेट्स होती हैं तो वो भी जिसको कैश इक्विवेलेंट्स के तौर पे यहाँ पे लिखा गया है। अकाउंट रिसीवेबल, वो अकाउंट्स, वो पैसा जो हमें रिसीव होना है वो उसी में आ जाता है। अकाउंट पेबल लाइबिलिटीज़ में आ जाती हैं। इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट्स, हमने जितनी इन्वेस्टमेंट्स की हैं जिनसे हमें रिटर्न आता है वो इसी में आ जाते हैं। इसके साथ आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ एसेट क्लासिफिकेशन, के एसेट को क्लासिफाई करना क्यों ज़रूरी है। देखें, क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन एसेट की उसके मेन 2-3 रीज़न्स हैं जो कि यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन एवर वी कंडक्ट अ बिज़नेस, तो हम किसी भी बिज़नेस की कंडक्शन में ये जानना ज़रूरी है कि हमारे फ़िक्स्ड एसेट्स कौन कौन से हैं और करंट एसेट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि हमारे फ़िक्स्ड और या आप करंट एंड नॉन करंट एसेट्स कौन कौन से हैं, तो एक कंपनी को इस बात का पता नहीं चल सकता कि उसका वर्किंग कैपिटल क्या है। ठीक है, वो वर्किंग कैपिटल वो पैसा है जो उसके डेली ऑपरेशंस में, आप यूँ कह लें कि डेली ऑपरेशंस में इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, मेरे पास मकान है, मेरे पास घर है। उस घर को चलाने के लिए जो पैसा है, अब घर मेरा एसेट है, लेकिन घर को चलाने के लिए जो पैसा है वो घर से तो नहीं आ रहा, वो आ रहा है दुकान से। दुकान भी मेरा एसेट है। ठीक है, तो दूसरी तरफ घर में मेरी रिहाइश है, तो वो घर जिसमें मेरा एक दूसरा घर भी है जिसमें मेरी रिहाइश भी नहीं है, जो मैंने किराए पे भी नहीं दिया हुआ, तो वो भी मेरा एसेट है, लेकिन वहाँ से मुझे कुछ पैसा नहीं आ रहा। ठीक है, तो कंपनी इस चीज़ को देखती है कि हमारे हज़ारों एसेट्स हैं या सैकड़ों एसेट्स हैं, उन एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स हैं जो हमारे वर्किंग कैपिटल में जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। In the scenario of a company in a high risk industry, understanding which assets are tangible and intangible helps to assess its solvency and risk. टेंजिबल इंटेंजिबल आगे आएगा। तो दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे वो कह रहा है कि जब कंपनी उस मार्केट में काम कर रही है जो कि हाई रिस्क मार्केट है, हाई रिस्क मार्केट है,
फ़ौरन कंपनी को नुकसान भी आ सकता है और कंपनी को फ़ायदा भी हो सकता है। इन केस नुकसान आता है तो कंपनी अपने नुकसान को कवर करने के लिए अपने कुछ एसेट्स को फ़रोख्त करके अपने पास कैश ले आती है। अब मुझे कैश चाहिए तो मैं देखूंगा कि कंपनी की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, कौन कौन से कंपनी के एसेट्स जो हैं वो टेंजिबल हैं और कौन कौन से इनटेंजिबल हैं, कौन कौन से उसको फौरी तौर पर जो है पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी सॉल्वेंसी के लिए। तो ये जानना भी ये एक दूसरा पॉइंट हो गया। इसके साथ डिटर्मिनिंग विच एसेट्स आर ऑपरेटिंग एसेट्स एंड विच एसेट्स आर नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू। हम जो रेवेन्यू बिजनेस से जनरेट कर रहे हैं उस रेवेन्यू में कौन से एसेट्स जो हैं वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और कौन से डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, ये भी किसी बिज़नेस के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सो दीज आर द फ्यू इम्पोर्टेंसेस ऑफ क्लासिफाइंग एसेट्स। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स की हम जब बात करते हैं तो देर आर टेंजिबल एसेट्स, देर आर इंटेंजिबल एसेट्स, देर आर फिक्टिशियस एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स जो हैं दे आर typically physical assets or properties owned by the company as the name indicate। वो assets जिनको हम physically टच कर सकते हैं, जिस तरह इक्विपमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, इन्वेंट्री है। मेरे पास अगर इक्विपमेंट में लेट से मेरे पास कोई फैक्ट्री लोडर ठहरा हुआ है फैक्ट्री के अंदर, ये तमाम टेंजिबल एसेट्स हैं। ये एक मेन टाइप है। टेंजिबल एसेट्स आर द मेन टाइप्स ऑफ एसेट्स that company uses to produce their products or services। Then we have intangible assets। intangible assets कंपनी के वो assets हैं जिनको आप टच तो नहीं कर सकते लेकिन कंपनी के असासे में वो चीज़ें आ जाती हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो आप कह सकते हैं कि गुडविल ऑफ द कंपनी, ब्रांड नेम ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो एक गुडविल से मुराद कंपनी की रेपुटेशन है, ठीक है। जिस तरह हम देखते हैं पाकिस्तान में बहुत सारी मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं या किसी और मुल्क के अंदर, आप यूरोप में जाएं, अमेरिका में, इंडिया में, बहुत सारे आपको मल्टीनेशनल ब्रांड्स मिल जाते हैं और उन ब्रांड्स ने अपनी एक वर्थ बनाई है विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद इन 10 years, 20 years, 50 years, 100 years। और उनका जो नाम है, जैसे आप गाड़ियों में टोयोटा का नाम ले सकते हैं, तो टोयोटा की गुडविल जो है वो अपनी एक वर्थ रखती है, ब्रांड नेम है। इसी तरह पेटेंट राइट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, कॉपीराइट्स, ये वो तमाम एसेट्स हैं। अब कॉपीराइट्स जो है कोई कंपनी दूसरी कंपनी को देती है तो वो बाकायदा फ़रोख्त करती है, उसकी अपनी एक वर्थ होती है, तो कॉपीराइट्स जो हैं वो कंपनी का एक एसेट्स हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर जो है ना इंटेंजिबल एसेट्स बनाती है और कंपनी का असासा बनाती हैं। एंड इंटेंजिबल एसेट्स इज़ यूजुअली वेरी डिफ़िकल्ट टू इवेल्यूएट। इसको इवेल्यूएट करना नामुमकिन नहीं है, हाँ मुश्किल ज़रूर है और बड़े कम्प्लेक्स प्रोसीजर्स होते हैं जिनसे बड़ी बड़ी कंपनियों के इंटेंजिबल एसेट्स को इवेल्यूएट किया जाता है, उनकी वर्थ का पता लगाया जाता है। लेट्स से अगर किसी कंपनी ने रेपुटेशन बनाई है मार्केट के अंदर, अपनी गुडविल बनाई है, तो उस गुडविल की कितनी वर्थ है, तो ये पता लगाना नामुमकिन तो नहीं है लेकिन डिफ़िकल्ट ज़रूर है और एग्जैक्ट नहीं, कभी भी पता नहीं लगाया जा सकता। एनीवेज, देन वी हैव फिक्टिशियस एसेट्स। एसेट्स की एक तीसरी कैटेगरी जो है दैट इज़ फिक्टिशियस एसेट और मिसलेनियस एसेट। देखिए फिक्टिशियस एसेट्स जो है ना आर रिटन ऑफ अगेंस्ट द फर्म्स अर्निंग मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स को समझने के लिए आप इस बात को अंदाज़ा लगा लें। देखिए इस एग्जांपल को समझ लें, जैसे हमारे पास प्रमोशनल एक्सपेंसेस हैं, डिस्काउंट एंड अलाउंस आप दे रहे हैं। अब मैं कंपनी की प्रमोशन करता हूँ तो उसके इफ़ेक्ट्स जो है ना वो फिक्टिशियस हैं। वो आने वाले कल में मुझे मिलेंगे। मैं लोगों को डिस्काउंट देता हूँ तो अब डिस्काउंट जो है वो मैंने दिया है तो उस डिस्काउंट का जो बेनिफिट है वो मुझे फ्यूचर में मिलेगा। अब मिलता है नहीं मिलता है, तो डिस्काउंट अलाउड इन इशू ऑफ शेयर्स
and losses incurred on issue of debentures are examples of fictitious assets. तो ये जो है याद रखने अपने साथ दैट दे आर रिटन ऑफ अगेंस्ट द फर्म्स अर्निंग मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। देन हम इन्हीं एसेट्स की फर्दर टाइप्स की तरफ चले जाते हैं। इसमें हमने कहा टेंजिबल हैं और इंटेंजिबल हैं और फिक्टिशियस एसेट्स हैं। अब ये भी एसेट्स की टाइप्स हैं। फिर एसेट्स को हम फर्दर मोर क्लासिफाई कहते हैं करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट, या करंट एसेट और नॉन करंट को आप फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। तो करंट एसेट्स की जब आप बात करते हैं, आर ऑल दोज एसेट्स ऑफ अ कंपनी दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड और यूज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ स्टैंडर्ड बिजनेस ऑपरेशन ओवर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, करंट एसेट्स इंक्लूड, उसमें हमारे पास कैश आ जाता है, उसमें हमारे पास कैश इक्विवेलेंट्स आ जाते हैं, अकाउंट रिसीवेबल हैं, हमारे पास स्टॉक इन्वेंट्री है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं, प्रीपेड लाइबिलिटीज़ हैं। बट द मेन थिंग इज़ दैट जब आप करंट एसेट्स की बात करते हैं तो उसकी जो लाइफ स्पैन होता है वो विद इन 1 ईयर ऑफ वर्किंग पीरियड होता है। कंपनी के 1 साल के अंदर जो है जिन एसेट्स को लिक्विडेट कर रही है उसको हम करंट एसेट्स की डेफिनेशन में वर्थ में ले आते हैं। तो करंट एसेट्स हमारे पास होते हैं जिसको हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट करते हैं। इसी के साथ हमारे पास जो है इसी के साथ फिक्स्ड एसेट्स है। फिक्स एसेट्स जो है ये हमारे पास लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं और कंपनी जो है 1 साल के ज़्यादा अरसे पे जो मुहित होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स में हमारे पास जो है लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी एट्सेट्रा आ जाते हैं। अब जो टेंजिबल और इंटेंजिबल के कॉन्सेप्ट को हम पीछे पढ़ आए तो हमारे पास इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स जो हैं उसमें हमारे पास हम पहले भी जिक्र आए, जैसे पेटेंट है, कॉपीराइट है, गुडविल है, ब्रांड नेम है, और टेंजिबल फिक्स एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी आ जाती है। इसके साथ हमारे पास एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फिक्स्ड एसेट आ जाता है या नॉन करंट एसेट आ जाता है, दैट आर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द कंपनी, और जिनके बेनिफिट्स जो हैं वो मोर 1 साल से ज़्यादा अरसे के ऊपर मुहित होते हैं। और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो है हमारे पास बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स के अंदर शामिल की जाती है। Thank you, gentlemen. That was a brief introduction of assets, its different types, classification of assets. So we will move toward the capital budgeting in the next lecture. Thank you.